ग्रीनलैंड, अमेरिका और डेनमार्क। हम जानते हैं कि ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस रीजन है और सॉवरेंटी डेनमार्क के पास है और ये कई शताब्दियों का है। 1721 के आसपास एक डेनिश नॉर्वियन मिशनरी ने, आप कह सकते हैं कि पहली बार ग्रीनलैंड में एक मिशन की स्थापना की और 1814 में जब नॉर्वे से डेनमार्क अलग हो गया तो तब से ग्रीनलैंड पूरी तरह डेनमार्क के क्राउन के अधीन आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपनिवेशवाद को समाप्त करने पर जोर दिया कि सारे देशों को उपनिवेशों को स्वतंत्र करना चाहिए, उपनिवेशवाद समाप्त होनी चाहिए दुनिया से, लेकिन डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि 1979 में डेनमार्क की सरकार ने ग्रीनलैंड को स्वायत्तता दे दी और आप कह सकते हैं कि आंतरिक सत्ता, आंतरिक शासन जो है ग्रीनलैंड का, वह ग्रीनलैंड के लोगों को प्राप्त हो गया। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, यह हम जानते हैं। अप्रॉक्स 21 लाख प्लस स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन उसका मोर देन 80% तो सालों भर कई कई किलोमीटर बर्फ के नीचे दबी रहती है। उसका बिलो 20% ही एरिया है जिसमें लोग निवास करते हैं और थोड़ी सी जनसंख्या है, सिर्फ 57,000 ग्रीनलैंड की जनसंख्या है। अब जो समस्या है कि जिस नाटो की स्थापना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1949 में सोवियत संघ से उत्पन्न जो खतरा था, समाजवाद का खतरा, सोवियत संघ के एक्सपेंशन का खतरा, उस खतरे के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिका के लीडरशिप में 12 देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना की, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ग्रीस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे और खुद डेनमार्क अमेरिका के साथ साथ नाटो का संस्थापक फाउंडर मेंबर है। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य देश हैं जिन्होंने नाटो की सदस्यता नाटो के चार्टर पे हस्ताक्षर करके ली है। अब सवाल यह है कि वह डेनमार्क जो नाटो का जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5, जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, तो नाटो का जो कलेक्टिव डिफेंस का आर्टिकल 5 है, उसके कारण, उस सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण डेनमार्क ने जब 9/11 के बाद, अमेरिका में हम जानते हैं कि 9/11 सारी दुनिया में जो है प्रसिद्ध घटना है कि कैसे अमेरिका में ट्विन टावर को ढा दिया गया और हजारों की कैजुअल्टी है। उसके बाद अमेरिका उसके बाद बदला लेने के लिए जब अफगानिस्तान में गई तो अमेरिका के साथ साथ जो कलेक्टिव डिफेंस की थ्योरी है उसके कारण डेनमार्क की सेना भी अफगानिस्तान में नाटो के फोर्स के रूप में, नाटो के सदस्य के रूप में गई और 43 डेनमार्क के सर्विस पर्सनल वहां मारे गए नाटो के उस अभियान में, जिससे डेनमार्क का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के साथ कलेक्टिवली, अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा होने के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने जो झेला था, आतंकवाद के कारण अमेरिका में जो बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद नाटो जिस तरह अमेरिका के साथ खुलकर कंधे से कंधा मिलाकर अफगानिस्तान में गया और तालिबान की सत्ता उखाड़ फेंकी गई, उसके बाद हम देखते हैं कि अंततः अमेरिका ने लादेन को ढूंढ के मारा और उसे समुद्र में वहां दफन कर दिया, जिसकी जानकारी सिर्फ अमेरिका को ही है। तो जिस नाटो के कारण नाटो के सदस्य देश कलेक्टिव डिफेंस के नाम पर अमेरिका के साथ दुनिया के अभियानों में चले जाते हैं, अपने लोग
उनके मारे जाते हैं, उनके देश में इसका विरोध होता है। अब सवाल है कि जब नाटो का ही एक मजबूत सदस्य देश दूसरे सदस्य देश के साथ सीधे संघर्ष में जा रहा है या उसके अखंडता को, उसके संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? नाटो के पास आप कहिए कि इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है या कोई सैन्य दंड तंत्र नहीं है। यदि नाटो के किसी सदस्य पे कोई नॉन नाटो कंट्री अटैक करता है तो उनका जो है कलेक्टिव डिफेंस की थ्योरी लागू होती है। लेकिन जब दो नाटो के सदस्य में एक मजबूत है अमेरिका, एक डेनमार्क, उसकी तुलना में ठीक है डेनमार्क जीवन स्तर के मामले में अमेरिका से आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतर है। दुनिया के सर्वाधिक अच्छे समाज, सर्वाधिक बेहतर जीवन, मानवाधिकार की सुरक्षा की स्थिति से प्रति व्यक्ति आय की स्थिति में, इन सारे पैरामीटर्स पे डेनमार्क दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है। लेकिन यहाँ वह जो उसका टॉप होना है नहीं, ये मिलिट्री स्ट्रगल की बात है, मिलिट्री संघर्ष की बात है। अब इसमें नाटो का जो ये कलेक्टिव डिफेंस की थ्योरी है, आर्टिकल 5 में जो उसका प्रावधान है, वह डेनमार्क की रक्षा कर नहीं सकता है। तो इसका उल्लंघन यदि हो तो हल क्या है? अब आप देखेंगे कि ऐसा पहले भी हो चुका है जब नाटो के 2 सदस्य देश तुर्की और ग्रीस जो हैं एजियन सागर और साइप्रस को लेकर दशकों उलझे हुए थे और युद्ध तक की नौबत थी। तब नाटो के ही सदस्य देशों ने इस युद्ध को टालने के लिए बातचीत के राजनीतिक तरीके निकाले और इसका हल निकला। तो आज भी जो उपलब्ध तरीका है यूरोपियन देशों के पास, इस अमेरिका ने जिस तरह टैरिफ कि जो भी देश डेनमार्क के साथ होगा, ग्रीनलैंड पे अमेरिका के विरोध में होगा, उन पे टैरिफ, और वो टैरिफ बढ़ता रहेगा। तो अमेरिका सारे हथकंडे अपना रहा है, उसे हर कीमत पे ग्रीनलैंड चाहिए। तो अब इसमें तरीके क्या हैं? वही राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर। यूरोपियन यूनियन का एक यूनाइटेड वॉइस होना चाहिए, जो सामने आ भी रहा है कि यूरोपियन यूनियन के देश मजबूती से डेनमार्क के साथ खड़े हैं, उसकी सॉवरेनिटी के किसी भी खतरे में उसके साथ सैन्य मदद तक की बात कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी भी एक तरीका हो सकता है, द्विपक्षीय और आर्थिक प्रतिबंध भी इसमें जो है, जो टैरिफ है ये एक तरह से क्या है, ये आर्थिक प्रतिबंध की शुरुआत है। काउंटर में यूरोपियन यूनियन भी हो सकता है कोई प्रतिबंध लगाए, लेकिन इससे किसी सदस्य देश को निकालने का कोई प्रावधान नहीं है कि आप नाटो में ये स्थिति है तो नाटो में जो मेजॉरिटी कंट्री हैं वो यूरोप के हैं, वो अमेरिका को बाहर निकाल दें या अमेरिका डेनमार्क को बाहर निकाल दे। ये नाटो में कोई उपलब्ध प्रावधान नहीं है। आप नाटो में किसी सदस्य को, कोई भी सदस्य, चाहे अमेरिका इसका फाउंडर है, अमेरिका कितना भी शक्तिशाली है, वो उसे निकाल नहीं सकता। अमेरिका इसके कई हल चाहता है। अमेरिका ने जो है, जो ट्रंप के प्रशासन के एक्सपर्ट हैं, जो उसके टीम के लोग हैं, वो $700 बिलियन, लगभग 58 लाख करोड़ इंडियन रुपया देकर डेनमार्क से नाटो को बिना बीच में लाए ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से डेनमार्क ने इसका मना कर दिया है। वह राशि ट्रंप के अनुसार या उनके सलाहकारों के अनुसार या जो राजनीतिक मामलों की समझ रखते हैं उस कारण से भी, और जो उसका रणनीतिक महत्व है, जो संसाधनों का, आप जानिए कि जो ग्रीनलैंड का इशू है, ये ग्रीनलैंड का इशू है क्यों? ग्रीनलैंड का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो ग्रीनलैंड के अंदर रिसोर्स है, जिस तरह आइस मेल्ट हो रहा है ग्रीनलैंड, अमेरिका आज क्रिटिकल मेटल्स को लेके जो 32 के आसपास क्रिटिकल मेटल्स ग्रीनलैंड में उपलब्ध है, और अमेरिका को कभी भी चाइना के साथ बड़े तनाव की स्थिति में चाइना वो सप्लाई रोक सकता है, और अमेरिका की डिपेंडेंसी चाइना पे है। और आज जो एआई का दौर है या लिथियम बैटरी या जो तकनीक का जो विकास हुआ है, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे बड़ा रोल है, जो अमेरिका के पास है नहीं। चीन के पास सबसे ज्यादा उसका प्रोडक्शन है और चीन उसको कभी भी प्रतिबंधित कर सकता है। ग्रीनलैंड में वो अवेलेबल है। तो ये जो
उसका संसाधनों का इंपॉर्टेंस है, इसके कारण $1 ट्रिलियन तक भी अमेरिका इसके लिए कहा जा रहा है कि प्राइस पे करके ग्रीनलैंड को खरीदना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि ये जो है अभी हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अमेरिकन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने $100 मिलियन का गोल्ड देकर ग्रीनलैंड डेनमार्क से खरीदने का प्रस्ताव रखा था। तो ये आप समझिए कि ग्रीनलैंड अमेरिका को मिले ये आज का नहीं है। बस ट्रंप अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति की जो भी योजना है जो पूरा नहीं हुआ, माने इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए ट्रंप अमेरिका कोई भी उसकी कीमत चुकाए, लेकिन ट्रंप को लगता है कि अमेरिका इतना पावरफुल है कि वो जो चाहे, या अमेरिका के वो जो पूर्व के राष्ट्रपतियों के छुटे हुए काम हैं, नहीं किए जा सके काम है, उनको करके ऐतिहासिक रूप से जो है उस पंक्ति में जाना चाह सकते हैं जिसमें वुड्रो विल्सन है जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी, जिसमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है जिनके प्रयास से यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। वैसे यदि हम ग्रीनलैंड के लोगों की क्या राय है, यदि उसकी बात करें तो जो सर्वेक्षण आए हैं, जो सर्वे आए हैं ग्रीनलैंड का, 85% लोग अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। और अमेरिका ने तो ग्रीनलैंड के प्रत्येक नागरिक को $1 लाख देने तक का जो है प्रस्ताव दिया है या प्रस्ताव है। फिर भी ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए और डेनमार्क का वो सॉवरेन रीजन है। सवाल ये है कि इस टकराव की जद में सारी दुनिया ना आ जाए। इस टकराव के कारण सारी दुनिया का जिस तरह इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका यदि आपस में द्विपक्षीय टकराव में जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, उसकी कीमत पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पहले चुकानी पड़ेगी। और यदि स्थिति एस्केलेट होकर किसी वार में जाता है तो फिर तो उसकी कीमत कहाँ तक होगी ये अनुमान ही लगाया जा सकता है कि वो थर्ड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाएगा या क्या होगा। अमेरिका को भी जो है ग्रीनलैंड को लेके जब हैरी ट्रूमैन ने प्रस्ताव दिया था और डेनमार्क ने मना कर दिया, तो उस समय भी ऐसा कर सकते थे अमेरिकन राष्ट्रपति। इसीलिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद भी डेनमार्क के ऊपर उन्होंने कोई अटैक या इस तरह के प्रतिबंधों का इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए ट्रंप को भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की जो रणनीति है ग्रीनलैंड को लेके, उसी को फॉलो करना चाहिए। कंटिन्यू आप बातचीत करते रहिए, राजनीतिक बातचीत, और डेनमार्क यदि तैयार हो जाता है तो उसे खरीदा जा सकता है अमेरिका के द्वारा, लेकिन किसी टकराव के बिना। थैंक यू।